इंटरनेट इंटरनेट के ऊपर हम आज पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट कनेक्शन, इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल, टाइम्स रिलेटेड इंटरनेट एंड डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये JKSSB के सारे एग्जामों के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का ध्यान रखें। इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। ये कंप्यूटर्स या कंप्यूटर डिवाइसेस का एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसे डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, ये TCP/IP जैसे स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है ताकि दुनिया भर के बिलियंस ऑफ डिवाइसेस लिंक हो सकें। इंटरनेट का मेन गोल है लोगों के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करना या इजी बनाना। डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू भेजा जाता है। ये वायर्ड हो या वायरलेस हो सकता है। वायर्ड ट्रांसमिशन में डेटा कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल से भेजा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन में डेटा सेलुलर नेटवर्क, वाईफाई और सैटेलाइट के थ्रू भेजा जाता है। इंटरनेट को नेटवर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई कंप्यूटर्स या छोटे नेटवर्क्स के साथ में जुड़े हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट का आर्किटेक्चर दुनिया भर के डिवाइसेस को कम्युनिकेट और डेटा एक्सचेंज करने देती है। इस जटिल स्ट्रक्चर को देखना भाई, लेयर और कंपोनेंट्स होते हैं। देखो इधर नेटवर्क, इधर गया, इधर से फिर सिस्टम आपका चला, इधर रूटर के पास, इधर तो ऐसे दुनिया भर में भी चलता रहता है। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और इंटरनेट कैसे वर्क करता है? इंटरनेट डेटा को छोटे पैकेट्स में तोड़कर रूटर और स्विचेस के थ्रू नेटवर्क में भेजता है। रूटर इनमें तोड़ के भेजता है। ये पैकेट्स अपनी मंजिल पर TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ करके दोबारा जोड़ दिए जाते हैं ताकि ओरिजिनल डेटा सही से डिलीवर हो सके। ठीक है, ध्यान रहे। देखो नेटवर्क, यहाँ रूटर है, यहाँ से भेजा इधर, ये फिर इधर बन, इधर गया, इधर से फिर आपके सिस्टम तक पहुँचा। सबसे इम्पॉर्टेंट आ गया हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट का इतिहास। 1960 में ओरिजिन्स ऑफ ARPANET। ठीक है, देखो रिसर्चर JCR लीडर और लेनॉर्ड ने एक डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क प्रपोज किया। इसे 1969 में ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क लॉन्च हुआ, जो पहले ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। ठीक है, 1970 में प्रोटोकॉल और ईमेल वेंट सिर्फ और रॉबर्ट कहन ने TCP/IP प्रोटोकॉल स्यूट डिज़ाइन किया। राय टॉमलिनसन ने नेटवर्क ईमेल बनाया और एड्रेस में @ सिंबल इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, फिर 1980 में NSFT ने टुवर्ड द वेब, US नेशनल साइंस फाउंडेशन ने 1986 में NSF नेट बनाया ताकि सुपर कंप्यूटिंग सेंटर और यूनिवर्सिटीज़ को लिंक किया जा सके। अर्ली इंटरनेट का बैकबोन बना। फिर लेट 1980 और 90 में वर्ल्ड वाइड वेब एंड कमर्शियल इंटरनेट आया। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW प्रपोज किया और अर्ली 1990 में इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इसको ऐसे भी कहते हैं W3। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है, W3 भी कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था लास्ट टाइम, मतलब तभी मैं कह रहा हूँ। कमर्शियल ISP और ब्राउज़र जैसे मोसिक और नेटस्केप ने इंटरनेट को पब्लिक तक पहुंचाने में हेल्प की। 2000 और 2010 मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और वाईफाई के आने से इंटरनेट मोबाइल में आ गया। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म ने ग्लोबल सोशल नेटवर्किंग और यूज़र जनरेटेड कंटेंट अनेबल किए। ठीक है, 2010 और प्रेजेंट IoT इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने रोज़मर्रा के डिवाइसेस को ऑनलाइन कनेक्ट किया। AI ब्लॉकचेन हो गया और 5G ने नई एप्लीकेशन और तेज़ स्मार्ट इंटरनेट सर्विस को बढ़ावा दिया। फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या रहे इंटरनेट के? देखो इंटरनेट के फ़ायदे, इंटरनेट के यूज़ दिन ब दिन बढ़े रहे हैं। ये अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। कम्युनिकेशन, बातचीत हो गया, हर जगह सुलभ, एक्सेसिबिलिटी, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी
सेवन, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, मनोरंजन, हेल्थ केयर हो गया, स्वास्थ्य सेवा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, अर्थ विकास, बिल पेमेंट हो गया, बिल भुगतानी करना, टूर एंड ट्रेवल, यात्रा और भ्रमण करना इसका, ठीक है। इसके ये फ़ायदे, ऑनलाइन आप अभी तो ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती, सब कुछ। इसके डिसएडवांटेज क्या हो गए, देखो इसके होते हैं डिसएडवांटेजेस, बहुत ही भयानक होते हैं भाई। इसके ऐसा नहीं कि एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज नहीं है। जैसे इंटरनेट के फ़ायदे हैं तो पर इसके नुकसान भी है। इसके नुकसान पहचानने और सॉल्व करना ज़रूरी है ताकि फ़ायदे मैक्सिमम हो सके और नुकसान कम हो। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी पे पूरा निर्भर रहना, फिर इंटरनेट एडिक्शन हो जाना, ठीक है, इंटरनेट की लत लग जाना, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गए, साइबर सुरक्षा के खतरे, प्राइवेसी कंसर्न हो गया, प्राइवेसी की समस्या, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़, जानकारी फेक न्यूज़, आइसोलेशन और सोशल डिस्कनेक्ट, साइबर बुलिंग हो गया, ऑनलाइन धमकी सताना, इनअप्रोप्रिएट ऑनलाइन धोखेबाजी, फिर हो गया ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, फिर डिस्ट्रैक्शन हो गया, ध्यान भटकना, ठीक है। फिर इंट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट एक ऐसे सिस्टम है जिसमें कई पीसी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। इंटरनेट को पीसी भर की दुनिया के लिए अवेलेबल नहीं होते, ये दुनिया भर के अवेलेबल के लिए नहीं होते हैं। ये हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनेट नेटवर्क होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर एम्प्लॉय है उसके कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट का हर कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो सिर्फ उसी इंटरनेट में यूनिक होता है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा नेट हो गया, एक्स्ट्रा नेट का कंट्रोल्ड एक्सटर्नल एक्सेस, मतलब एक्स्ट्रा नेट का एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है जो बाहर से यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल एक्सेस देता है इंटरनेट के थ्रू। ये एक कोलैबोरेटिव इंटरनेट बेस्ड नेटवर्क है जो कंपनी के कस्टमर, सप्लायर और दूसरे बिजनेस पार्टनर से जोड़कर काम इजी बनाता है, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। फिर आईएसपी हो गया, आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको कहा जाता है भाई। देखो इसका क्या काम होता है, ये कंपनीज को इंटरनेट का एक्सेस देता है, ठीक है। अब एक्सेस देता कैसे है, देखो सबसे पहले ये कैसी कंपनी है जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है। आईएसपी सर्विस देता है इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट कनेक्शन देना, डोमिनेंट नेम रजिस्ट्रेशन करना, नेम डायल अप एक्सेस हो गया, डायल अप कनेक्शन देना, लीज लाइन कनेक्शन देना, ठीक है। ये सब इसके नाम होते हैं और इसके टाइप्स भी यहाँ पे देख सकते हो आप। एक्सेस प्रोवाइडर, मेल बॉक्स प्रोवाइडर, होस्टिंग, वर्चुअल, फ्री आईपीएस, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इसका यही काम होता है और यहाँ पे मैं डिटेल में एक्सेस प्रोवाइडर, ये टेलीफोनिक लाइन, केबल, वाईफाई या फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। मेल बॉक्स प्रोवाइडर होता है, ये मेल बॉक्स होस्टिंग सर्विस ऑफर करते हैं, जैसे ईमेल अकाउंट हो गया। होस्टिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये ईमेल और दूसरी वेब होस्टिंग सर्विस देते हैं, जैसे वर्चुअल मशीन, ई क्लाउड्स हो गया। वर्चुअल आईपीएस होता है, ये दूसरे आईपीएस की सर्विस के थ्रू इंटरनेट एक्सेस ऑफर करते हैं। फ्री आईपीएस होता है, ये इंटरनेट सर्विस के लिए चार्ज नहीं लेते, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन टाइप हो गए, इंटरनेट के प्रकार कितने प्रकार के हैं। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे कि डायल अप कनेक्शन हो गया, आईएसडीएन हो गया, डीएसएल हो गया, केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन हो गया, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन हो गया, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन हो गया, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं डायल अप कनेक्शन क्या होता है। डायल अप कनेक्शन में टेलीफोन लाइन के यूज़ करके पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है। इसके लिए मॉडेम चाहिए, ये मॉडेम पीसी से टेलीफोन लाइन के बीच इंटरफेस का काम करता है। एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम भी होता है जो मॉडेम को आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिए गए स्पेसिफिक नंबर पर कॉल करने का इंस्ट्रक्शन देता है। डायल अप कनेक्शन दो प्रोटोकॉल में से कोई एक यूज़ करता है, जैसे सीरियल लाइन और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ मैंने डायग्राम में दिया, ये इंटरनेट हो गया सर, फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर मॉडेम में आया, उसके बाद कंप्यूटर में आया, ठीक है। इनका ये होता है, मॉडेम हो गया, डिजिटल नेट सिग्नल, फिर इसमें आया इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है ISDN की, ठीक है। ISDN का क्या काम होता है, ये होता क्या है, पूरा इसको डिटेल में समझाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है।
इसका काम होता है ये फ़ोन लाइन को यूज़ करके कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है जिसमें डिजिटल सिग्नल्स कैरी होते हैं एनालॉग सिग्नल्स की जगह। ठीक है, दो टाइप्स होती है उसकी, दो टेक्निक्स, बेसिक रेट इंटरफेस हो गया, प्राइमरी रेट इंटरफेस हो गया। अब बेसिक रेट इंटरफेस ISNDN में एक मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क में एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क लाइन पर 3 चैनल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2x64, कहाँ गया, एक मिनट, ये होते हैं 2x64 kbps बैरियर चैनल डेटा वॉइस के लिए, 1x16 kbps डेल्टा या डेटा चैनल कंट्रोल साइन करने के लिए। PRI इंटरनेट सर्विस इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क 23x B चैनल्स, 1x D चैनल्स, हर चैनल की कैपेसिटी 64 KB होती है। टोटल ट्रांसमिशन रेट होता है 1.54 MB/s होता है इनका। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है? का मतलब है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस को जो हमेशा ऑन रहता है और ट्रेडिशनल डायल अप से तेज़ होता है। ये टेलीफोनिक लाइन का यूज़ करके इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। ब्रॉडबैंड स्टैंडर्ड 256 KB मॉडेम या डायल अप से ज़्यादा स्पीड देता है। ब्रॉडबैंड में कई हाई स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, जैसे DSL हो गया, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी इसको कहा जाता है। इट्स ए फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की टाइप होती है। ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करके कनेक्शन देता है। ये सबसे कॉमन टाइप का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ये एग्जिस्टिंग कॉपर टेलीफोन लाइन का यूज़ करता है। ठीक है, डायग्राम में भी देख सकते हो, इंटरनेट मोडम में आया, फिर रूटर के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम्स में गया। ठीक है, इसमें देखो एक डायरेक्ट DSL मॉडम जो होता है वो डायरेक्ट एक से सिस्टम में गया। ठीक है, केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है? के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, केबल के थ्रू। इसमें कोएक्सियल केबल यूज़ होती है जो कॉमन टेलीफोन लाइन में बहुत तेज़ डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। इसके की पॉइंट क्या होते हैं? केबल मॉडेम का यूज़ करके ये सर्विस एक्सेस की जाती है जो केबल ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। केबल मॉडेम में दो कनेक्शन होते हैं, एक इंटरनेट सर्विस के लिए होता है, दूसरा केबल सिग्नल के लिए होते हैं। ठीक है, और केबल टीवी इंटरनेट में बैंडविड्थ ग्रुप ऑफ कस्टमर के साथ शेयर होती है, इसीलिए डेटा ट्रांसफ़र रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि एक साथ कितने लोग इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन हो गया। अब आप मुझे बताओ सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन के आपको क्या लगता है कि मतलब, देखो भाई, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन ऑफर हाई स्पीड कनेक्शन। ये हाई स्पीड इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है। इसकी दो टाइप्स होती है, एक होती है 1 वे कनेक्शन, एक होता है 2 वे कनेक्शन। ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टेड हाई स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। जो 1 वे होता है इसमें हम सिर्फ वन साइडेड मतलब डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी वन साइडेड नहीं, डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अपलोड करना हो तो डायल अप एक्सेस चाहिए तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू टेलीफोन लाइन पर होते हैं। 2 वे में होता है, इसमें हम डाउनलोड और अपलोड दोनों सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हैं। इसमें डायल अप कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसका सिर्फ इतना ही था। BPL का मतलब होता है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग लो और मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू डिलीवर करना। BPL उन एरियाज़ के लिए अच्छा है जहां दूसरे ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है पर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। रूरल एरिया, गाँव के एरियाज जैसे हो गए। फिर वायरलेस कनेक्शन हो गया। वायरलेस ब्रॉडबैंड घर के बिजनेस को इंटरनेट से रेडियो लिंक के थ्रू जोड़ते हैं। ये लिंक कस्टमर की लोकेशन और सर्विस प्रोवाइडर की फैकल्टी के बीच होता है। फिर वायरलेस बैंड मोबाइल या फिक्स्ड हो सकता है। DSL और केबल का अनलाइक, मतलब वायरलेस ब्रॉडबैंड का ना मोडियम चाहिए ना केबल्स। इसे उन एरियाज़ में इजीली एस्टेब्लिश किया जा सकता है जहां DSL या केबल लगाना मुश्किल है। ठीक है, इंटरनेट वायरलेसली कनेक्ट करने के कुछ तरीके, जैसे एक यूनिवर्सल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ के यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र करती है। दूसरा, वाईफाई केबल्स या वायर्स के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन देती है। तीसरा हो गया वाईफाई नेटवर्क्स को पब्लिक इंटरनेट एक्सेस के लिए हॉटस्पॉट पर यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स हो गया, होटल, एयरपोर्ट, कन्वेंशन सेंटर लाइन, सिटी पार्क्स हो गए। फिर वर्ल्ड वाइड वेब
इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस हो गया। ये फुल फॉर्म याद रखना। ये आज की सबसे पॉपुलर ब्रॉडबैंड वायरलेस टेक्नोलॉजी में से एक है। वाईमैक्स सिस्टम से रेजिडेंटल और एंटरप्राइज कस्टमर को इकोनॉमिकली वे से ब्रॉडबैंड एक्सेस सर्विस मिलने की उम्मीद है। वाईमैक्स उन एरिया में भी सर्विस दे सकता है जहां वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना मुश्किल है। ये ट्रेडिशनल वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर की फिजिकल लिमिटेशन को ओवरकम करता है। ठीक है। फिर मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस क्या होता है? ये सर्विस मोबाइल टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर और दूसरों से भी अवेलेबल हो रही है। ये सर्विस मोबाइल कस्टमर के लिए सूटेबल है और इनके लिए स्पेशल पीसी कार्ड विद बिल्ट इन एंटीना चाहिए जो यूजर्स के कंप्यूटर में लगता है। जनरली ये सेवरल 100 kbps की रेंज में लोअर स्पीड में प्रोवाइड करता है। ठीक है। इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल वो रूल है जो जोड़ने के प्रोटोकॉल। ठीक है। इसके रूल क्या है? प्रोटोकॉल वो रूल है के सेट हैं जो डेटा कम्युनिकेशन के गवर्न करते हैं। ठीक है, गवर्न करते हैं। दूसरा है प्रोटोकॉल ये डिफाइन करता है कि क्या कम्युनिकेट होगा, किससे कम्युनिकेट होगा और कब कम्युनिकेट होगा। इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने के लिए जनरली ये प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। फिर हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल, आईसीपी हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसका तुम्हें तो पूरा पता होना चाहिए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है? ये रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब ये इंश्योर करता है कि सेंडर से रिसीवर तक मैसेज सही से रूट हो। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सोर्स पर मैसेज को पैकेट्स के सेट में कन्वर्ट करता है जो फिर अपनी मंजिल पर वापस मैसेज में रिसेंबल हो जाते हैं। ठीक है। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये अलग अलग कंप्यूटर्स को नेटवर्क बन के कम्युनिकेट करने देते हैं। आईपी नेटवर्क पर पैकेट्स के डिस्पैच हैंडल करते हैं। ये मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के साथ पैकेट्स की एड्रेसिंग मेंटेन करते हैं। हर आईपी एड्रेस पैकेट्स में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होना जरूरी है। नोट एन आईपी एड्रेस इज 32, आईपी एड्रेस 32 का होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। आईपी एड्रेस डिजिटल पेटा होता है। इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर का एक स्पेशल डिजिटल एड्रेस होता है जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ आईपी एड्रेस कहते हैं। ये स्पेशल एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होते हैं। इंटरनेट से जुड़े दो कंप्यूटर्स का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके टाइप्स क्या होता है? स्टैटिक आईपीएस होता है, डायनामिक। स्टैटिक अगर कंप्यूटर को परमानेंट आईपी एड्रेस दिया जाए तो उसे स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। डायनामिक आईपी एड्रेस होता है अगर कंप्यूटर के इंटरनेट से कनेक्ट होने पर हर बार नया आईपी एड्रेस मिले तो उसे डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है IPv4। ये डेवलप रहने दो, 32 बिट का होता है और ध्यान रखना 32 बिट का होता है और इसमें कुछ भी नहीं ऐसा पूछा जाता, बस इतना ध्यान रखना 32 बिट का होता है। और IP6 वर्जन कितने का होता है? 128 बिट्स का होता है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, बस इतना ही इसका ये ध्यान रखना, IPv6 IPv4 रट्टा लगा के। फिर नीचे आ जाता यूजर्स डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है? देखो भाई, आईपी की तरह यूडीपी भी कनेक्शन लेस और अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। इसमें होस्ट के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती डेटा एक्सचेंज करने के लिए। यूडीपी अनरिलायबल है, इसलिए डेटा सेंड हुआ है या रिसीव हुआ इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है इंश्योर करने का। ठीक है। फिर हो गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया। ये किसी भी दो कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है जिनमें से इंटरनेट कनेक्शन हो या अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर्स के बीच भी काम करता है। ठीक है। फिर इसके सॉफ्टवेयर हो गया, फोजिला हो गया, ये हो गया, ये वाले सॉफ्टवेयर हो गए इसके। ठीक है। फिर मैक एड्रेस क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है जो नेटवर्क पर हर डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ये एक यूनिक एड्रेस है। इसे हार्डवेयर डिवाइस या बर्न्ड इन एड्रेस भी कहते हैं। ये डिवाइस का वेंडर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग का टाइम दिया जाता है और एनआईसी में एम्बेडेड होता है। ये 48 बिट का होता है, ये 42 12 डिजिट का होता है। ठीक है।
इस बात का ज़रूर ध्यान, जिसके एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी है। 6 डिजिट प्रीफिक्स 6 डिजिट सफिक्स, पहले 6 डिजिट मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। फिर मतलब OUI होता है ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। फिर बाद में 6 डिजिट कंप्यूटर को यूनिक कोड एड्रेस बनाता है, ठीक है। फिर IMF हो गया, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो गया, ये एक फुल प्रोटोकॉल है। इसके यूज़ मेल सर्वर से ईमेल रिसीव करने के लिए होता है, ठीक है, रिसीव करने के लिए ये यूज़ होता है। ये होता है मेल भेजने के लिए, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा। ये मेल रिसीव करता है, मेल भेजता है। और POP होता है, इसका यूज़ भी मेल सर्वर को ईमेल रिट्रीव करने के लिए होता है, ठीक है, रिट्रीव ईमेल को ईमेल सर्वर से करने के लिए होता है। फिर हो गया ट्राइवेबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ भी फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, पर ये बिना ऑथेंटिकेशन के फाइल ट्रांसफ़र करता है। FTP का अनलाइक TFTP कंट्रोल और डेटा इन्फॉर्मेशन को सेपरेट नहीं करता, ऑथेंटिकेशन नहीं है, इसलिए TFTP में सिक्योरिटी फीचर की कमी है, इसी वजह से ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी ये जितने भी इनकी फुल फॉर्म है याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गए, ये सब एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हम अब पढ़ेंगे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है। देखो, हाइपरटेक्स्ट वेबसाइट चलाने वाला प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। ये डिफाइन करता है कि मैसेज कैसे फॉर्मेट होंगे और कैसे ट्रांसमिट होंगे, साथ ही ये भी बताता है कि वेब सर्वर और ब्राउज़र को अलग अलग कमांड के रिस्पांस में क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। फिर टेलनेट एग्ज़ाम में पूछा गया था लास्ट टाइम, ये मुझे नहीं पता था, मैं सीरियस ले गया हूँ। जब मैंने पहली बार दिया था एग्ज़ाम, मुझे टेलनेट के बारे में पता नहीं था। तो भाई आप लोग अब तो पता है, बट आप लोगों को भी पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगली बार ये भी पूछ सकते हैं यूज़नेट, ठीक है। अभी टेलनेट एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर रन होता है और वो PC को नेटवर्क पर सर्वर से कनेक्ट करता है, PC को नेटवर्क से कनेक्ट है। ये प्रोटोकॉल इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क पर यूज़ होता है। टेलनेट सेशन स्टार्ट करने के लिए वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। टेलनेट के बारे में पता लग गया आपको। अब यूज़नेट के बारे में पता करते हैं। ये डिस्कशन ग्रुप प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। देखो, यूज़नेट सर्विस इंटरनेट यूज़र के ग्रुप को एलो करती है कि वो व्यूज़, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करे कॉमन टॉपिक पर जो उस ग्रुप को सभी मेंबर्स के इंटरेस्ट का हो। इंटरनेट पर वैसे कोई ग्रुप होते हैं जिन्हें न्यूज़पेपर कहते हैं। यूज़नेट का कोई सेंट्रल सर्वर या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गया, डायल अप कनेक्शन प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। PPP एक डायल अप अकाउंट है जो आपके कंप्यूटर को डायरेक्टली इंटरनेट पर डाल देता है। इसे कनेक्शन के लिए मोडम चाहिए जो डेटा को 9600 बिट पर सेकंड की स्पीड से ट्रांसमिट करता है, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मैं तभी डिटेल में समझा रहा हूँ। फिर हो गया सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, SMTP। अब सिंपल मेल ये ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ये TCP और IP नेटवर्क पर ईमेल सर्विस के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये ईमेल मैसेज सेंड और रिसीव करने के लिए एबिलिटी देता है, ठीक है। फिर हो गया वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हो गया, मोबाइल के लिए वेब प्रोटोकॉल। WP ब्राउज़र एक कॉमनली यूज़ होने वाला वेब ब्राउज़र है जो छोटे मोबाइल डिवाइसेस जैसे सेलफोन के लिए यूज़ होते हैं। फिर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, इंटरनेट से कॉल। ये IP इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के ऊपर वॉइस कम्युनिकेशन डिलीवर करने देता है, IP से कॉल इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद टर्म रिलेटेड इंटरनेट हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, इसको W3 भी कहा जाता है, ध्यान रखना, W3 एग्ज़ाम में पूछा गया था, दुनिया भर का वेब। ये 13 मार्च 1989 को इंट्रोड्यूस हुआ था। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट सर्वर्स का एक सिस्टम है जो हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है ताकि सिंगल इंटरफेस पर कहीं इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सेस हो सके, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का अक्सर वेब ये WWW के नाम से शॉर्ट में लिखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर कंप्यूटर्स के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए एक तरीका है। फिर वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट का एक पेज वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन फाइल से बनी होती है जिन्हें पेज या वेब पेज कहते हैं। इनमें इंफॉर्मेशन और लिंक्स होते हैं, टेक्स्ट और मल्टीमीडिया दोनों, जो पूरे इंटरनेट के रिसोर्सेज से जुड़े होते हैं। ये HTML का यूज़ करके बनाए जाते हैं। वेब पेज का बेसिकली 2 मेन टाइप्स होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। वेबसाइट का मेन ये पहला पेज होम पेज कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वेबसाइट हो गया, वेब पेज का ग्रुप इसको कहा जाता है, वेबसाइट को। वेब पेजेस का ग्रुप जो सेम थीम फॉलो करते हैं और हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं।
उसे वेबसाइट कहते हैं। दूसरे शब्दों में वेबसाइट डिजिटल डॉक्यूमेंट से कलेक्शन और HTML फाइल और आपस में लिंक्ड होते हैं, सेम डोमिनर और अंडर वेब पर एग्जिट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप HTTP ये हो गया। अब करते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका यूज़ वर्ल्ड वाइड वेब पर करने कंटेंट लोकेट, रिट्रीव और डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें वेब पेजेस भी शामिल है। वेब ब्राउज़र वो प्रोग्राम है जिनके यूज़ इंटरनेट एक्सप्लोर करने के लिए होते हैं। हम एक कंप्यूटर पर एक से ज़्यादा वेब ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज़र्स ब्राउज़र की मदद से फाइल, फोल्डर्स और वेबसाइट को नेविगेट करते हैं। ठीक है, फिर इसकी टाइप्स होती हैं भाई, वो भी करेंगे। हम एक कंप्यूटर पर एक से ज़्यादा वेब ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज़र ब्राउज़र की मदद से फाइल, फोल्डर और वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं। दो टाइप्स होती है। टेक्स्ट वेब ब्राउज़र होता है, जो वेब ब्राउज़र सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, उसे टेक्स्ट वेब ब्राउज़र कहते हैं। एग्जाम्पल लाइनक्स, जो इंटरनेट को सिर्फ टेक्स्ट मोड में एक्सेस देता है। दूसरा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हो गया, जो वेब ब्राउज़र टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों इन्फॉर्मेशन सपोर्ट करते हैं, उसे ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, नेटस्केप हो गया, सफारी, गूगल क्रोम, ओपेरा। पहले ग्राफिकल वेब ब्राउज़र NCSA मोसिक था। वेब सर्वर क्या होता है? वेबसाइट होस्ट करने वाला कंप्यूटर, उसको कहते हैं वेब सर्वर। वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट है जो वेब सर्वर को HTML फाइल रिक्वेस्ट करता है। सर्वर कंप्यूटर उन वेब पेजेस को रिक्वेस्ट करने वाले कंप्यूटर तक डिलीवर करता है और वेब पेजेस एक दूसरे को प्रोसेस में कर सकते हैं। इंटरनेट से जुड़े हर वेब सर्वर को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, यानी IP एड्रेस, और 0 से 255 के बीच, 255 के बीच सेपरेट होता है। जैसे एग्जांपल अपाची HTTP सर्वर, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन हो गया, लाइटवेट हो गया। ठीक है, फिर वेब एड्रेस एंड URL क्या होता है? देखो, वेब एड्रेस और URL वेबसाइट का पता मतलब उसकी, जैसे मेरा पता क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या उसका पता लगाने के लिए होता है। वेब एड्रेस इंटरनेट का स्पेसिफिक वेब पेज की लोकेशन आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। वेब पर वेब एड्रेस URL कहा जाता है। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। ये वेबसाइट को, वेब पेज को वेब एड्रेस है। ये टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में पहला URL बनाया था ताकि वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरलिंक पब्लिश कर सकें। ठीक है, ये उसने किया था उस वक्त। नीचे फिर देख सकते हो, वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, गूगल, डोमेन नेम, सर्विस, डायरेक्टरी, इंडेक्स, ये चीज़ें सब की उसने। डोमेन नेम क्या होता है? वेबसाइट का नाम। डोमेन नेटवर्क रिसोर्सेज का एक ग्रुप है जो यूजर्स के ग्रुप को असाइन किया जाता है। डोमेन नेम इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर को आइडेंटिफाई और लोकेट करने का तरीका है। डोमेन नेम यूनिक नेम होता है, इसमें हमेशा 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। ये पीरियड डॉट से सेपरेट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ .com, .yahoo.com, ऐसे। डोमिनेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? डोमिनेंट के शॉर्ट फॉर्म। डोमेन को ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स और कंट्री के हिसाब से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। 3 लेटर ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट करते हैं कि 2 लेटर ऑब्जर्वेशन यूजुअली कंट्री नेम को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे .info इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, .com कमर्शियल के लिए होता है, .gov गवर्नमेंट के लिए होता है, .edu एजुकेशन के लिए, .mil मिलिट्री के लिए, .nit इंटरनेट रिसोर्सेज के लिए, IRG नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .in इंडिया के लिए। आपने देखा www.in हम करते हैं, वो इंडिया के लिए, EU ऑस्ट्रेलिया के लिए, FR फ्रांस के लिए, .nz UK जिस कंट्री के लिए करना, उस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया डोमेन नेम सिस्टम हो गया। अब डोमेन नेम के साथ ही कई तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर एसोसिएट करते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये डोमेन नेम कंप्यूटर होस्ट नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करते हैं। ये हर डोमेन के लिए ईमेल एक्सेप्ट करने वाला मेल एक्सचेंज सर्वर की लिस्ट भी बनाता है। जैसे DNS आज के इंटरनेट यूज़ का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, फिर ब्लॉग्स हो गया। ब्लॉग एक वेबसाइट या वेब पेज है जिसमें कहीं कोई इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस पर अपने ओपिनियन दूसरी साइट पर लिंक रिकॉर्ड करते हैं। एक टाइपिकल ब्लॉग में टेक्स्ट, इमेजेस और दूसरे ब्लॉग्स, वेब पेजेस और टॉपिक से रिलेटेड दूसरे मीडिया से लिंक कंबाइन करते हैं। ज़्यादातर ब्लॉग्स टेक बेस्ड होते हैं, हालांकि कुछ आर्ट, फोटोग्राफर, वीडियोज़, म्यूजिक और ऑडियो पर भी फोकस करते हैं। ठीक है,
न्यूज़ ग्रुप क्या होता है? देखो, ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप होता है। कंप्यूटर नेटवर्क पर एक ऐसा एरिया है, खास तौर पर इंटरनेट, जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कशन के लिए डेडिकेटेड होता है। ये एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम और चैट सेशन के लिए थ्रू इंटरेक्शन एलो करता है। सर्च इंजन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन ढूंढने वाला टूल। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जो स्पेसिफिक टॉपिक पर रिक्वायर्ड डेटा प्रोवाइड करती है। सर्च इंजन वेब को किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए एक पावरफुल टूल बना देते हैं। जब सर्च इंजन कीवर्ड के हिसाब से वेब पेजेस को लिंक रिटर्न करता है तो उसे हिट कहते हैं, वरना मिस। कोई सर्च इंजन में डायरेक्टरीज या टॉपिक्स की लिस्ट भी होती है, कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज्ड होती है। ये डायरेक्टरीज को ब्राउज़र करने की इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए एफिशिएंट तरीका है। जैसे गूगल पे दिस, विस्टा पे ये, याहू पे ये, हॉटबॉट पे ये, लोकोस, एक्साइड, वेब क्रॉलर पे ये। अभी ये नीचे वाले नहीं चलते, पुराने हैं। फिर क्लस्टर हो गया, सर्वर का ग्रुप होता है। क्लस्टर सर्वर का एक ग्रुप है जो काम शेयर करते हैं, और अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो दूसरे बैकअप दे सकते हैं। वे मेल इंटरफेस के साथ ईमेल वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं। फिर रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया, ईमेल को स्टाइलिश बनाना। ये ईमेल सेंडर की हेल्प करता है कि वो ईमेल को कंटेंट को फॉर्मेट करे, फॉन्ट साइज बोल्ड, इटैलिक या अप्लाई करे। कुकीज़ हो गया, ब्राउज़र की मेमोरी। कुकी एक छोटा मैसेज है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउज़र को दिया जाता है। ये यूज़र्स की वेब एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बुकमार्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेवरेट पेज को सेव करना। बुकमार्क वेब पेजेस के लिंक होते हैं जो अपने फेवरेट प्लेसेस पर वापस जाना ईजी बना देते हैं। ठीक है, फिर होता है लैंग्वेजेस यूज्ड ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पे कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करने की लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जो वेब पेज पर डिस्प्ले होता है और दूसरे वेब पेजेस से लिंक्ड होते हैं। ये स्क्रीन पर डार्क ब्लू या अंडरलाइन दिखाते हैं। हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जिसमें दूसरे टेक्स्ट का लिंक होता है। हाइपर टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन माउस या कीबोर्ड से क्लिक करके एक्सेस की जा सकती है। ठीक है, फिर XML हो गया, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। डेटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने वाली लैंग्वेज। इससे डेटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। XML के टैग्स प्री डिफाइंड नहीं होते हैं। फिर हो गया HTML, एक्सटेनिबल HTML होता है। इस लैंग्वेज में HTML और XML दोनों के फीचर शामिल हैं। फिर जावास्क्रिप्ट हो गया, ये वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए स्क्रिप्ट। ये एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम लैंग्वेज है। इसका वेब पेजेस क्रिएट करने के होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखने की नीड कम होती है। फिर PHP हो गया, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर हो गया। PHP हो गया, डायनामिक वेब साइट बनाने वाली लैंग्वेज। डेवलपर रामूस था भाई, इसका वो यूज़ डायनामिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। फेसबुक और याहू की वेबसाइट PHP लैंग्वेज में बनाई गई है। ठीक है, हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके नीचे MCQ है, MCQ के साथ में मैंने आंसर लास्ट में दिए हैं यहाँ पे। तो आप पहले MCQ करो पूरे, इसको ऊपर पढ़ो, उसके बाद आप पूरे MCQ 40 निकालो। अलग से मैंने 100 अलग से डाला है, पर आप पहले ये निकालो टॉपिक वाइज। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।